चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो अब ATD ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। अब इस स्कीम के अंदर आप ऐसा भी हो सकता है कि आप डिडक्शन क्लेम कर लो। ATD वैसे किसी को पता है ATD क्यों मिलती है डिडक्शन? हमने सैलरी में पढ़ी तो थी वैसे। ATD की डिडक्शन मेडिकल प्रीमियम पे करने के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी हो। कुलदीप है ना, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी है तो आप ATD की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप बिना प्रीमियम पे करे भी ATD की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो तो कैसा लगेगा? सर झूठ ही बोल रहे हो, है ना? कैसा लगेगा कि सर झूठ ही बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि आपको रेगुलर मेडिकल इंश्योरेंस की प्रीमियम पे नहीं करनी, बट डिडक्शन ATC की क्लेम कर सकते हो। तो ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। ATC आपको ऐसी ऑप्शन भी देता है। मान लीजिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस आपने नहीं ले रखा, तो आप रेगुलर बेस पे प्रीमियम भी पे नहीं कर रहे होगे, बट स्टिल यू कैन क्लेम द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। देखते हैं वो सिचुएशन कब आती है। लेकिन अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फॉर योर सेल्फ, योर स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, पेरेंट्स, ठीक है, उन सब के लिए अगर आपने पॉलिसी ले रखी है तो आप डिडक्शन कैसे कैसे क्लेम कर सकते हो। ATD की डिडक्शन भी अच्छी खासी डिडक्शन दे जाता है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी कंपनी से लेनी पड़ेगी ना। अगर आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है तो उसका फ़ायदा ये है, एक तो आपको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, किसी मेडिकल इमरजेंसी में, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है ना। आप इमरजेंसी के केस में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करा सकते हो और आपको फाइनेंशियल बर्डन कम आएगा। टू द एक्सटेंट पॉलिसी कवरेज, उतना फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं आएगा कम से कम, तो वो उसके लिए भी। प्लस आपको इनकम टैक्स ने एक और बेनिफिट दे दिया कि उसके आपकी GTI में से उतनी इनकम कम कर देंगे जितनी आपने प्रीमियम पे करी है, बट दैट इनकम इज रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन पॉइंट। लेकिन वो जो डिडक्शन है ना, वो उसकी डिडक्शन देने के लिए उस इनकम में से कितना घटाना है वो एक सर्टेन पॉइंट तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो उसके लिए 3 ऑप्शन है। देखो इसमें क्या क्या मिल सकता है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, एक्सपेंडिचर और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अलाउड है, अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर अलाउड, 3 चीजें अलाउड है। तो पहले चलते हैं आपको केस 1। मान लीजिए किसी असेसी ने, मिस्टर A ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो उसको मैक्सिमम डिडक्शन में, जो सबकी एज 60 साल से कम है, असेसीज, हिमसेल्फ, अकेला भी हो सकता है, जरूरी नहीं है बच्चों और बीबी की लेनी है, कोई अनमैरिड आदमी भी ATD की डिडक्शन ले सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे होने, शादी होने जरूरी है, वो नहीं जरूरी है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उसके अंदर उसने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड चाइल्ड, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तो उनके लिए अगर पॉलिसी ली है और सारे के सारे लोग, तीनों बच्चे, मतलब 2-3 जो भी बच्चे हैं, सब के सब लोग बिलो 60 ईयर है, तो आपकी डिडक्शन 25,000 रुपये तक हो सकती है ATD के अंदर। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अगर सबकी एज 60 साल से कम है तो सबको एक डिडक्शन आपको 25,000 रुपये तक की मिल सकती। चलें आगे। अगर मान लीजिए असेसी खुद 60 साल से ऊपर का है, ठीक है, बच्चे कम हैं, असेसी खुद की एज 60 साल से ज़्यादा है, तो 25,000 रुपये की डिडक्शन और मिल सकती है उसे। बात समझ आई कि असेसी खुद 60 साल से कम था, उसके जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली उस बकेट के अंदर सबके सब लोग 60 साल के हैं, से नीचे के हैं, तो 25,000 ही मिलेगी। लेकिन अगर असेसी खुद 60 साल से ज़्यादा का है तो 25,000 एडिशनल और मिल जाएगी, 50,000 रुपये की मिल जाएगी। लेकिन आपको वो प्रीमियम पे करनी है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं है। मान लीजिए आपने प्रीमियम पे करी 23,000 रुपये की, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी ATD के अंदर? 23 की, है ना। जो लिमिट मैं बता रहा हूँ दैट इज द मैक्सिमम लिमिट, बट सब्जेक्ट टू द एक्चुअल पेमेंट। एक्चुअल पेमेंट अगर 25,000 से ज़्यादा है तो 25,000, एक्चुअल पेमेंट 25,000 से कम है तो 25,000। लेकिन इस 25,000 को आप बढ़ा सकते हो अगर असेसी हिमसेल्फ इज अ सीनियर सिटीजन। उस पॉलिसी ब्रैकेट में अगर असेसी खुद सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की एडिशनल और मिल जाएगी, यानी कि अब आप 50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो ATD के अंदर। केस 2, असेसी, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन बिलो 60 ईयर एंड मैक्सिमम 25,000 बट पेरेंट्स। अब पहले वाले में एडिशनल 25,000 कम मिले थे जब असेसी खुद 60 साल से ज़्यादा का था, लेकिन बाकी लोग लेस देन 60 ईयर थे। अब दूसरे वाले केस में असेसी और उसके स्पाउस, उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन सब 60 साल की एज के कम है, लेकिन उसके पेरेंट्स 60 साल से ज़्यादा है। अगर 60 साल से ज़्यादा के पेरेंट्स है तो 25,000 रुपये की डिडक्शन और एडिशनल 50,000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी।
पहले केस में 50,000 रुपये की डिडक्शन मैक्सिमम, 25,000 हिमसेल्फ एंड अदर फैमिली मेंबर ऑफ द वो। लेकिन अगर हिमसेल्फ असेसी इज द अबव द 60 ईयर तो 25,000 और हो सकते हैं, 50,000। दूसरे केस में 25,000 तो वही पहले वाले लोग जिनकी सबकी उम्र 60 साल से कम है। लेकिन इस केस में, दूसरे केस में असेसी के पेरेंट्स 50-60 साल से ऊपर के हैं, तो पेरेंट्स के नाम पे 50,000 रुपये की डिडक्शन और मिल सकती है। अब कितनी हो गई? 25 अपनी, 50 पेरेंट्स के नाम पे, कितने हो गई? 75,000 की मैक्सिमम मिल सकती है। केस 3 देखो, असेसी खुद भी सीनियर सिटीजन है, ध्यान से सुनना, असेसी खुद भी सीनियर सिटीजन है और उसके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है। तो असेसी जब खुद सीनियर सिटीजन था तो कितनी की डिडक्शन मिल सकती थी? 50,000 की। पेरेंट्स भी जब सीनियर सिटीजन हो गए तो एडिशनल कितनी मिल सकती है? 50। तो अब यानी कि केस में कितने हो सकती है? 1 लाख रुपए की डिडक्शन 80D में मिल सकती है। तीनों केस क्लियर हो गए? कुलदीप सर वो जैसे कि पॉलिसी लेके इलाज ना करवाए तो भी मिल जाए? नहीं, हाँ इलाज विलाज कराना जरूरी नहीं है, प्रीमियम पे कर दी ना सर जैसे 10,000 का प्रीमियम आ रहा है, हाँ, तो 10,000 की डिडक्शन मिलेगी। 10,000 की प्रीमियम पे की बात कर रहा हूँ, कितनी प्रीमियम पे कर रहे हो। देखो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मेडिकल के खर्चे बढ़ते हैं। मेडिकल के खर्चे बढ़ेंगे तो आपको उसको कवर कराने के लिए इंश्योरेंस कवरेज ज़्यादा बड़ी लेनी पड़ेगी। जब इंश्योरेंस कवरेज ज़्यादा बढ़ेगी तो कंपनियां पॉलिसी की प्रीमियम भी ज़्यादा लेंगी ना। ये जो 1,60,000, 1,50,000, 75,000 है, ये आपको इतनी प्रीमियम कम से कम देनी है। अगर आपने प्रीमियम इससे कम दे रखी है तो डिडक्शन इससे कम ही मिलेगी। ये मैक्सिमम लिमिट है। जैसे आप 80C में पढ़ के आए हो भी, वहाँ पे भी तो अगर इन्वेस्टमेंट कम करो तो डिडक्शन कम मिलती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए वो ये कह रहा है, डिपार्टमेंट एक्ट ये कहता है कि आप देखो, अगर आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेके रखोगे तो आपके केस में, कि एसएससी के केस में, एसएससी के पेरेंट्स को, एसएससी के स्पाउस को, बच्चों को, किसी को मेडिकल इमरजेंसी होगी तो क्या आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे? मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद प्राइवेट में जाओगे। तो प्राइवेट में जाओगे तो सरकार का काम कम हो गया ना, उतने लोगों का सरकारी हॉस्पिटल पे बर्डन कम हो गया। तो सरकार कह रही है चलो हम थोड़ा बहुत टैक्स भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास इतना सरकारी हॉस्पिटल पे बर्डन तो कम होगा, कम से कम कुछ तो बर्डन शिफ्ट होगा। तो ये इनडायरेक्ट एक तरह का वो है सपोर्ट सरकारी हॉस्पिटलों को, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज पे बर्डन कम पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स की छूट दे रखी है। प्लस ये जितनी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनियां बन रही हैं, इसके चल रही हैं, इसके सहारे रोजगार भी तो मिल रहा है ना। जितने लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, जितने लोग ये कंपनियां, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी चला रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं, उन सब में एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट हुआ। तो गवर्नमेंट को क्या छोड़ना पड़ा? एक छोटा सा पोर्शन टैक्स का, है ना, एक छोटा सा पोर्शन टैक्स का। टैक्स छोड़ने की वजह से क्या हुआ? लिक्रेटिव हो गई थोड़ी स्कीम। मान लो अगर कोई एक आदमी जो लास्ट ऑप्शन 3 के केस में पड़ेगा, ऑप्शन 3 के केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी ले सकते हो आप? 1 लाख रुपए की, है ना। देखो ऑप्शन 3 में आप मैक्सिमम डिडक्शन 3 की ले सकते, 1 लाख रुपए ले। क्यों? क्योंकि एसएससी की जो एज है, एसएससी इज ऑल्सो 60 ईयर्स प्लस, इसकी एज भी 60 ईयर प्लस है और इसके पेरेंट्स तो ऑब्वियसली 60 ईयर प्लस ही होंगे। पेरेंट्स भी कवर है, दोनों की पॉलिसी ली उसने, ये भी 60 प्लस ईयर्स के हैं। इनके दोनों के भी, इसकी खुद की प्रीमियम है 80,000 रुपये की और इनकी प्रीमियम है 1,10,000 रुपये की। तो अब पहले तो मेरे को बताओ 80D के लिए, केस 3 है ये, 80D के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है? टोटल प्रीमियम पे करी है 1,90,000, टोटल प्रीमियम पेड 1,90,000, है ना। तो 80D में मैक्सिमम डिडक्शन कैन बी क्लेम 1 लाख, 1 लाख रुपए की 80D में डिडक्शन क्लेम कर सकता है मैक्सिमम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैक्सिमम अलाउड अमाउंट, ये अमाउंट इसे अलाउड हो जाएगा 1 लाख रुपए का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब 1 लाख रुपए, अगर मान लो इस ऐसे किसी की इनकम 15 लाख रुपए है, टोटल इनकम इसकी 15 लाख रुपए है, तो 15 लाख रुपए से किसके ऊपर टैक्स निकालना जरा कितना आएगा? बिफोर गिविंग इफेक्ट ऑफ दिस 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का इफेक्ट देने से पहले 15 लाख पे इनकम बनाओ। नहीं 50, अरे सब कुछ हटा दिया ना, जीटीआई पे आ गए बेटा। अभी ये 1 लाख की डिडक्शन नहीं देनी है ना, अभी नहीं देनी है, 15 पे टैक्स निकालना है। ये आदमी है ए, ये आदमी है बी, इसको 80D का डिडक्शन नहीं मिलेगा इसने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, ऐसे मानते हैं, कोई डिडक्शन नहीं करी, तो इसकी नेट टैक्सेबल इनकम भी कितनी? 1.5 लाख। इसने 80D में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है ये वाला आदमी, इसे 1 लाख की डिडक्शन मिलेगी। इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हुई? 14 लाख। अब दोनों का टैक्स निकालो जरा। 2,62
262 आएगा, 262,500 नहीं, 132 क्यों आएगा, झूठ बोल रहे हो सर 232। हाँ, 232,500। टैक्स में डिफरेंस बताओ कितना आया, 30,000 का। 30,000 का डिफरेंस पता कहाँ जाए, ये 1 लाख की वजह से। तो सरकार ने कितना टैक्स छोड़ा, केवल 30,000 रुपये। 30,000 रुपये छोड़ने की वजह से क्या हुआ, कितने फायदे हैं इकोनॉमी में, कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या कम है, सरकारी हॉस्पिटलों पे बर्डन कम है, तो सरकारी हॉस्पिटलों पे बर्डन कम है तो सरकार को खर्चा भी कम करना पड़ेगा। अगर वो 30,000 का टैक्स ले भी लेगी तो इससे ज़्यादा तो बर्डन पड़ जाएगा इकोनॉमी में जाके उसके पास। तो सरकार ने जानबूझ के ऐसे क्लॉज डाल रखे हैं जो ऊपर ATC ATD पड़ गया है, उसमें ATC ATC CCC ATCCD1 ATCCD1B ATCCD2 वो सब क्या थी कि आपको पैसा निकाल के इकोनॉमी में लेके आना है। जब जब आप पैसा इकोनॉमी में लेके आओगे तो आप इकोनॉमी को रोटेट करोगे और लोगों के लिए रोजगार और आपकी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाओगे। जब जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में पैसा फ्लो होने की वजह से इकोनॉमी चलती रहेगी और सरकार को टैक्स से जो कमाई होनी थी उससे ज़्यादा कमाई वैसे हो जाएगी। वैसे ही इकोनॉमी में सेटल रहेगी, इकोनॉमी हर जगह चलती रहेगी। क्योंकि अगर लोग ये सारी चीज़ों में इनकम टैक्स का बेनिफिट ना हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो इन सब जगहों पे। ये टैक्स का बेनिफिट जानबूझ के एड ऑन पर्क दिया गया है। तो अब देखो 1 लाख रुपए छोड़ने के, 1 लाख रुपए का मतलब है सरकार को केवल मैक्सिमम, मतलब मैंने हाईएस्ट लिमिट ले ली है। हर आदमी के केस में 1 लाख रुपए की छूट नहीं मिलती है, ज़्यादातर केस में 25 और 50,000 ही मिल पाती है ना। क्योंकि जो खुद 60 साल का होगा उसके पेरेंट्स का होना भी आज के डेट में बड़ा मुश्किल काम है, और उतनी एज में इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती ना। अगर ये 60 साल का है, मैं 20 साल भी इनके पेरेंट की एज मानूँ तो ये पेरेंट्स 80 साल के होंगे, है ना। 20 साल से पहले भी क्या होगा ना, 80 साल के पेरेंट्स होंगे। तो 80 साल के लोगों की इंश्योरेंस कंपनी आसानी से पॉलिसी नहीं करती है ना आपको। इनकम टैक्स ने फिर भी दे रखी है कि इंडिया में कोई आदमी अगर मान लो पुराने टाइम से पॉलिसी कराता आ रहा है, अब वो 60 साल से ऊपर 80 साल का होगा तो उसकी पॉलिसी चलती रहेगी, उसकी इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं करती है। तो इसलिए इनकम टैक्स ने ऑप्शन दे रखी है। तो मैक्सिमम उसे केवल 30,000 रुपये का टैक्स छोड़ना पड़ा है। 30,000 रुपये का टैक्स और 4% का सेस मान लो तो 31,200 रुपये का टैक्स छोड़ना पड़ा है। लेकिन उसका ओवरऑल फायदा ये है कि उसको देखा देखी कई सारे लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की वजह से इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को फल फूलने का मौका मिल रहा है, वहाँ रोजगार मिल रहा है, और जो इंश्योरेंस एजेंट है उनको रोजगार मिल रहा है, कई सारे काम चल रहे हैं ना। तो उसका बहुत ज़्यादा ओवर लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। आज शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टैक्स ही छोड़ना पड़ा है इनकम सरकार को। तो ये ATD के अंदर डिडक्शन आप ऐसे क्लेम कर सकते हो 25,000, 75,000, सॉरी 50,000, 75,000 और 1 लाख, ये छूट कर सकते हो। ये क्लियर है। अब मैं आपको, है ना, अब आपको जो शुरू में मैंने आपको बोला था कि अच्छा, इसमें एक सेकंड पॉइंट था प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपने, देखो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 रुपये और मिलते हैं आपको। वो कैसे मिलते हैं, मान लीजिए किसी एसएससी ने अपनी ATD की जो मेडिकल हेल्थ की प्रीमियम पे करी, प्रीमियम पेड A ने करी और B ने करी। A ने करी 23,000 रुपये की, B ने करी 18,000 रुपये की। क्लियर है। अब इन दोनों ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में पैसे भी खर्च करे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब होता है टाइम टाइम पे, साल में बीच में अपने ब्लड टेस्ट करा लिए और कोई मेडिकल कंसल्टेंसी ले ली डॉक्टर से जाके, इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कोई बीमारी हुए बिना आप टेस्ट करा रहे हो ना, कि मेरे को सिम्टम से लग रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, रोज सिर दर्द हो जाता है, जरा चेक करा लूँ BP तो नहीं बढ़ रहा। तो BP बढ़ाने चेक करने गया था, डॉक्टर ने बोला ये 3,000 रुपये की टेस्ट करा के आ जाओ, तब बताऊंगा असल में। तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में अब इन्होंने खुद खर्चा करा, इसने पे करा 7,000 रुपये, इसने भी 7,000 रुपये पे करा। दोनों एक डॉक्टर के पास चले गए, दोनों को एक जैसे टेस्ट ले दिए। अब इसकी टोटल हेल्थ के ऊपर टोटल खर्चा कितना है, 30,000 रुपये। इसका कितना है, 25,000 रुपये। अगर मैं मान लूँ ये दोनों के दोनों बिलो द 60 ईयर्स ऑफ एज हैं और इनके फैमिली में कोई 60 साल का है भी नहीं, यानी कि 25,000 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो दोनों को कितनी डिडक्शन मिल सकती है। ATD में मैक्सिमम अलाउड, ATD में मैक्सिमम अलाउड कितना है, मैक्सिमम अलाउड डिडक्शन अंडर सेक्शन ATD वुड भी कितनी, A को कितनी मिलेगी, 25, A को 25,000 और B को
23,000। बी को कितनी 23,000? 23,000। बी को कह रहे हो आप 23,000, पक्का? यस सर। क्यों कह रहे हो पता है आप? क्योंकि आपको पता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 5,000 से ज़्यादा नहीं मिलते, यही तो कह रहे हो आप, यस सर। है ना? और इसको 25,000 कैसे मिले? 23,000 और क्योंकि इसमें से 2,000 एक्स्ट्रा के साथ में 5,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते ना इसको भी, और 25,000 से ज़्यादा ले नहीं सकते। चलो अच्छा, बात ठीक कह रहे हो आप। इसने पे करे एक मिनट रुको, इसने पे करे हैं 24,000 और 3,000, अब इसका टोटल हुआ 27,000 रुपये। तो भी 25,000 रुपये ही कर सकते हैं। इसको भी 25 ही मिलेंगे, क्योंकि 24 ये वाले मिलेंगे और यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से बचे 21,000 मिल पाएगा, है ना? तो 25 और 5 किसी भी केस में नहीं है, किसी भी केस में 5,000 एडिशनल नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के जो 5,000 रुपये हैं, विच इज इट इज इंक्लूडेड इन द लिमिट ऑफ 25,000, वो 25,000 की लिमिट में इंक्लूड है। अब देखो, अगर मान लीजिए, क्योंकि जो ATD की डिडक्शन है वो HUF और इंडिविजुअल दोनों को मिलती है, तो अगर HUF और इंडिविजुअल को मिल रही है तो HUF के केस में क्या होगा? HUF में कोई पिताजी कोई होता है? HUF में कोई पेरेंट्स नहीं होते, HUF में तो मेंबर होते हैं। तो अगर HUF में खुद को जितने भी मेंबर हैं वो सारे बिलो 60 ईयर हैं तो 25,000 रुपये डिडक्शन। अगर कोई भी मेंबर 50,000 60 ईयर से ज़्यादा सीनियर सिटीजन है तो उसके केस में 50,000। तो वहाँ पे HUF को 1 लाख रुपए वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ HUF के केस में 1 लाख वाली ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स नहीं होते, उसमें सारे के सारे लोग मेंबर हैं। अगर सारे मेंबर बिलो 60 ईयर है तो 25,000। अगर कोई भी मेंबर, अगर HUF ने अपने मेंबर्स की पॉलिसी लिया उसमें से कोई मेंबर 25 सीनियर सिटीजन है तो 25,000 एडिशनल मिल जाएगा, तो 50,000 रुपये की डिडक्शन आपको मिल सकती है। अब देखो, मैं आपको जो शुरू में बोल रहा था कि आपने प्रीमियम पे नहीं करा, लेकिन ATD की डिडक्शन 50,000 रुपये तक की क्लेम कर सकते हो। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है कि ये देखो, क्लेम डिडक्शन अप टू ₹50,000 अंडर सेक्शन ATD इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं करी है, इफ यू हैव नॉट पेड एनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं करी है प्रोवाइडेड, लेकिन करना क्या पड़ेगा? द अमाउंट मस्ट बी इनकर्ड फॉर। आप रेगुलर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी, या मान लीजिए कोई SSC था, सोच रहा था मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, प्रीमियम लेनी है, 2-4 जगह पूछा लेकिन ले नहीं पाया। इन बिटवीन उसे कोई इमरजेंसी पड़ गई, उस SSC को अपना इलाज कराना पड़ेगा, अपने स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का या पेरेंट्स का, किसी का भी इलाज कराना पड़ेगा, और उसके ऊपर उसके पैसे खर्च हो गए। तो जितने भी पैसे खर्च होंगे, इफ़ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 तो 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी। इफ़ अमाउंट एक्सीडिंग लेस देन 50,000 तो जो एक्चुअल अमाउंट एक्सपेंड किया उसकी डिडक्शन मिलेगी। आप उस SSC के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, उसको लेकिन कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई उसके लिए, या उसके स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या पेरेंट्स के लिए, और उनका इलाज कराने के लिए उसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा, प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो जो भी इलाज पे खर्चा आएगा, इफ़ दैट अमाउंट एक्सीडिंग ₹50,000 तो 50,000 रुपये की छूट मिल जाएगी ATD में। इफ़ द अमाउंट इज लेस देन 50,000 तो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड। आप मान लीजिए वो खर्चा था 30,000 रुपये का, कोई छोटी मोटी बीमारी थी, 30,000 में काम चल गया, तो 30,000 में काम चल गया तो ATD में डिडक्शन कितने की मिलेगी? 30,000। अगर आपके पास रेगुलर मेडिकल प्रीमियम नहीं है तो 50,000 रुपये तक डिडक्शन ले सकते हो ना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए, लेकिन एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं होगा तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए, तो चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो या अपने लिए हो ना। 60 ईयर के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए दोनों के लिए। देखो क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन हु इज ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर और मोर एंड नॉट हैविंग मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। किसी ऐसे मान लीजिए मिस्टर X के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी, ना उसके लिए अपने थी, ना पेरेंट्स की थी, किसी की नहीं थी, और सबके सब 60 साल से कम के लोग हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? अब उस SSC को, मिस्टर X को, उसके स्पाउस को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन को और उसके पेरेंट्स जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, किसी को भी एक को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गए, वहाँ पे खर्चा आया 40,000 रुपये का। तो अब उसके पास क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है नहीं,
अगर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती तो कितने की डिडक्शन मिल रही थी? ऊपर 25,000, 50,000, 75,000 जो देख के आए हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं है, वो तो सोच ही रहा था आज लूंगा, कल लूंगा, परसों लूंगा, इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी तो कोई देख के तो आती नहीं है। ऐसा कोई होता है मेडिकल में ये सोचे कि अरे इसके पास प्रीमियम नहीं है तो इसको बीमारी ना लगे, वो तो कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर उसने अपनी फैमिली के ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है, वैसे ही दो अलग अलग लिखी है, उसका फर्क कोई नहीं है, दोनों के इसमें 50,000 से ज़्यादा की छूट मिलती नहीं है। तो अगर उसने किसी के इलाज के ऊपर खर्चा करा है विदाउट हैविंग ए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कोई क्लेम ना ले रहा हो वहाँ से, है ना, पॉलिसी ना हो उसके पास, तो वो 50,000 रुपये तक की ड्यूटी ले सकता है। और वट एवर द अमाउंट एक्सपेंस्ड, जितना अमाउंट उसका खर्चा हुआ है, और ₹50,000 विच एवर इज लोअर। अगर खर्चा 30,000 का हो तो डिडक्शन 30,000 की, खर्चा 60,000 का तो डिडक्शन 50,000 रुपये की। कब? जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपको ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, तो वो इसलिए छूट है। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर आपको ये बोला जाए कि किसी को 80D की डिडक्शन लेनी है लेकिन उसके पास प्रीमियम नहीं पे करी उसने, तो अगर उसने ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कोई हॉस्पिटलाइजेशन में कोई खर्चा करा हुआ है, जिसको उसको बोनाफाइड होना चाहिए, खर्चा प्रूफ करना पड़ सकता है बाद में। गलत काम करोगे तो इलीगल है वो तो, है ना। बोनाफाइड एक्सपेंडिचर होना चाहिए। जेन्युइनली कोई एसएससी की फैमिली का मेंबर कोई बीमार हो पड़ा हो, जिसका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, ट्रीटमेंट हुआ हो, उसके बिल भी होंगे, तभी वो क्लेम करने का फायदा। नहीं तो इलीगल ही है ना। ITR भरते टाइम लेना पड़ेगा क्लेम। डिडक्ट हाँ 50,000 तक की बस, चाहे खर्चा कितना भी हुआ हो। अगर 50 से कम होगा तो कम ही मिलेगा। सर ITR भरते टाइम जो हमारी टैक्सेबल इनकम निकल जाएगी, हाँ उस पे वो टैक्स दिखा देगा, उसमें से ये कम कर दोगे तो उसके बाद जो नेट टैक्सेबल इनकम है उस पर टैक्स देते हैं। 80 वेरीफाई भी करते हैं कुछ। वेरीफाई डाउट होने के केस में, अभी कुछ नहीं, सेल्फ असेसमेंट है। सर वो फिर उसी टाइम पता लग जाता है टैक्स कितना देना है फिर। हाँ उसी टाइम वो तो उसी टाइम बता। जब बिना टैक्स पे करे रिटर्न फाइल नहीं हो सकती ना, बिना टैक्स पे रिटर्न फाइल करोगे तो डिफेक्टेड होती है। तो आप सारी डिडक्शन के पहले GTI निकालोगे, GTI में से सारी डिडक्शन दे दोगे, 80C जो पढ़ के हैं, 80D और अभी जो आने वाली उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम बचेगी उसके ऊपर टैक्स निकलता है। तो ये तो हम वो करने क्वांटम और कौन कौन एलिजिबल है। अगर मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है, कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, एक साथ 2-2, 3-3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस ले लेती हैं, ठीक है ना। कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं कि आपको ना हम इकट्ठे 2 साल का हेल्थ इंश्योरेंस दे देते हैं प्रीमियम। कंपनियों को भी पता है कि कम से कम ये 2 साल के लिए क्लाइंट मेरा हो गया, है ना। मान लीजिए क्या हो रहा है, 1 साल की प्रीमियम आ रही है 40,000 रुपये, तो अगर मैं 2 बार दूंगा तो मेरे को 80,000 देने पड़ेंगे। लेकिन और मैं भी कंटिन्यूस हेल्थ इंश्योरेंस लेके घूम रहा हूँ, तो कंपनी क्या कहती है, आप एक काम करो, 40,000 रुपये 1 साल के आते हैं, आप 2 साल की इकट्ठी बाई करो तो 80 मत देना, आप देना 72,000 रुपये या जो भी अमाउंट है, कुछ डिस्काउंटिंग अमाउंट दे देंगी। तो 72, 80 के 72 एक एग्जाम्पलर ही है ना। तो आपको अगर 2 साल 40,000 देते तो 80,000 देने पड़ते हैं, आपको इकट्ठे 72,000 की पॉलिसी आज ही दे दी। अब कम से कम 2 साल के लिए आप उस कंपनी के हो, है ना। तो अब आपको डिडक्शन क्या होगी, इसको प्रोरेटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल के लिए है। तो क्वालिफाइंग अमाउंट भी 1 साल का कितना आएगा, 36,000 रुपये। क्लियर है, 36,000 पहले साल लोगे, 36,000 दूसरे साल लोगे, तो प्रोरेटा करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 साल की पॉलिसी आपने 18,000 रुपये की पॉलिसी 1 साल की आती थी, 2 साल की पॉलिसी एक साथ ली, तो 36 की जगह उसने आपसे 30,000 रुपये लिए, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी इस SSC को, 18,000 रुपये 1 साल की प्रीमियम है। 2 साल के इकट्ठे प्रीमियम लेने पे आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया कंपनी ने, अब आपसे प्रीमियम लिए 30,000 रुपये की। तो 80D में फाइनेंशियल ईयर ये लिया है आपने 1 दिसंबर 2023 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये प्रीमियम पे करी 30,000 रुपये। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए आप डिडक्शन कितनी क्लेम करोगे, 15,000 फर्स्ट ईयर में, 15,000 सेकंड ईयर में। हाँ 15,000 फर्स्ट ईयर में, 15,000 सेकंड ईयर में। ये नहीं कि 25,000 लेनी है, प्रोरेटा करना पड़ेगा आपको, है ना, इसे प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो 25,000 नहीं ले पाओगे, 15,000 फाइनेंशियल ईयर 23-24 में और 15,000 24-25 में। तो आजकल कुछ कंपनियां एडवांस 2 साल 3 साल की पॉलिसी इकट्ठे बेच दे रही हैं। अगर इकट्ठे पॉलिसी ली है, क्योंकि SSC को सस्ता पड़ता है, और प्लस SSC ने तो इंश्योरेंस कराना ही है ना, उसे पता है मुझे हर साल तो कराना ही पड़ता है, और कंपनी की सर्विसेज ठीक है तो कंपनी SSC दे भी देता है, क्लाइंट दे देता है पैसा, तो आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ और डिडक्शन देखते हैं। 80DD डिसेबल डिपेंडेंट, वैसे डबल डी से ही पता लग जाएगा, डिसेबल डिपेंडेंट एक्सपेंसेस इररिलेवेंट। मान लीजिए किसी SSC के पास
कोई ऐसा रिलेटिव है जो डिसेबल्ड है, हैंडीकैप्ड है ना। मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स का बेटा हो गया, मिस्टर एक्स का भाई हो गया, बहन हो गई, मदर, फादर, कोई भी रिलेटिव की डेफिनेशन में सारे कवर हैं, है ना। अगर उनके साथ भगवान न करे कोई डिसेबिलिटी है, वो फिजिकली चैलेंज हैं, ब्लाइंड हैं, डीफ हैं, डम हैं, नहीं चल पा रहे हैं, ऐसी किसी कोई डिसेबिलिटी है, तो उनके लिए अगर आप कोई इलाज के लिए करते हो पैसा, कोई अरेंजमेंट करते हो, तो एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इमटेरियल है ना, आपको 80DD के अंदर डिडक्शन मिल सकती है। डिडक्शन कैन बी इज अवेलेबल फॉर टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HUF इन एंड इज अवेलेबल ऑन expenditure income on medical treatment including nursing training and rehabilitation of handicapped dependent relative, payment or deposit to the specified scheme, maintenance of handicapped scheme डिपेंडेंट रिलेटिव। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए आपको एक स्कीम में पैसा जमा करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो हर आदमी बोल देगा मैं कर रहा हूँ, कोई कर नहीं रहा जबकि। तो अगर कोई किसी का खास है, भाई बहन, भाई बीवी बच्चे, किसी की किसी का कोई रिलेटिव डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है, तो उसके रिहेबिलिटेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, तो उन सब के लिए अगर कोई पैसा खर्च करना पड़ता है तो आपको 80DD में डिडक्शन ले सकते हो। क्या वेयर, मान लीजिए उस एसएससी का जो रिलेटिव है, वो अभी ध्यान रखना एसएससी की बात नहीं हो रही है, उसका रिलेटिव होना चाहिए। एसएससी हिमसेल्फ डिसेबल होगा तो कहीं और आएगा अभी। उस एसएससी का मिस्टर एक्स का कोई रिलेटिव, मान लीजिए मिस्टर एक्स का बेटे को कोई जो प्रॉब्लम है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके इलाज के लिए कोई ऐसा खर्च हो रहा है, अगर वो डिसेबिलिटी 40% और मोर है बट 80% से कम है, तो डिडक्शन 75,000 रुपये की मिलेगी इर्रेस्पेक्टिव एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्लियर है। आप उस एसएससी ने, मिस्टर एक्स ने अपने रिलेटिव के ट्रीटमेंट के, इलाज के लिए, ट्रेनिंग के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए, उसकी हैंडीकैप में जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए कुछ पैसा खर्च करा, तो अगर वो प्रॉब्लम जो हैंडीकैप के कैटेगरी परसेंटेज होती है ना, परसेंटेज के बेस पे डिसाइड होता है कौन कितना परसेंट है, तो अगर वो 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है, तो आपके पास 75,000 रुपये की फिक्स डिडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% से ज़्यादा है तो आपको 1.25 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर है। मिस्टर एक्स कैन क्लेम अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD में फॉर expenditure incurred towards the rehabilitation, training and treatment of the handicapped relative। ठीक है, हैंडीकैप्ड रिलेटिव के इलाज के लिए अगर वो ट्रीटमेंट जो डिसेबिलिटी है इट इज़ मोर देन 40% बट लेस देन 80%, तो 75,000 रुपये की छूट मिलेगी। बट इफ द डिसेबिलिटी इज एक्सीडिंग 80% तो 1.25 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। टू क्लेम दिस डिडक्शन अ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2015-16 द डायरेक्शन लिमिट ऑफ 50,000 हैज बीन। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से लिमिट बढ़ा दी है। पहले 75,000 और 1 लाख थी, अब 75,000 की जगह पहले 50,000 और ये थी 1 लाख, जिसे 75,000 और 1,25,000 रुपये कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 15-16 से 50,000 वाली लिमिट को 75 कर दिया और 1 लाख वाली को 1.25 लाख रुपये कर दिया। लेकिन आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन अथॉरिटी से, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। ये फ्लैट है, इनमें कुछ है नहीं है ना। 80DD अब ये क्या कह रहा है, 80DD दोनों के लिए है। मैंने आपको बोला था 80DD था डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए, 80DD एसएससी के लिए खुद के लिए भी है और रिलेटिव के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है। 80DD डिडक्शन फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड। 80DD जो रिलेटिव के लिए खर्चा कर रहे हैं वहाँ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इमटेरियल थे, वहाँ है ना, वहाँ पे एक्सपेंसेज इमटेरियल थे। आप कितना एक्सपेंस कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो कोई लेना देना नहीं था। वहाँ पे 75,000 और 1,25,000 रुपये की छूट थी। लेकिन 80DD में एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे आपको खर्चा मिलेगा। अगर इंडिविजुअल हिमसेल्फ HUF, अगर इंडिविजुअल और मेंबर ऑफ द HUF इज एज बिलो द 60 ईयर, अगर वो 60 साल से कम है तो डिडक्शन अप टू ₹40,000 इज अवेलेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और अ मेंबर ऑफ HUF। HUF का मतलब है मेंबर ऑफ HUF ना। HUF का मतलब क्या है, वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही तो है। HUF तो कभी डिसेबल होगी नहीं, उसके कोई ना कोई मेंबर डिसेबल होगा। अगर HUF के मेंबर जो है 60 साल से कम है, या इंडिविजुअल खुद जिसका एसएससी है मिस्टर एक्स, वो अगर 60 साल से कम है और डिसेबिलिटी है तो, और उसके ऊपर जो खर्चा करेगा उस खर्चे का मैक्सिमम 40,000 रुपये तक की छूट 80DD में ली जा सकती है।
It is available with respect to any expenses incurred toward the treatment of a specified disease or ailment for him or any of the dependent. For an HUF such deduction is available with respect to the, वो ठीक है। हाँ जी, अब क्या करो, परसेंटेज में नहीं है इसमें परसेंटेज नहीं है। डिसेबिलिटी होनी चाहिए, स्पेसिफाइड बीमारियां होनी चाहिए, है ना। उसमें रूल में, जब इनकम टैक्स में रूल पढ़ेंगे तो रूल में लिखा है किन किन बीमारियों के लिए 80DD भी क्लेम की जा सकती है, सभी बीमारियों के लिए नहीं है। हाँ, 40,000 रुपये तक और एक्चुअल एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर। इसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखा जाता है DDB में, है ना, कम होगा तो कम। तो आपको लेकिन यहाँ पे वो स्पेसिफाइड डिसीज जो इनकम टैक्स के इसके रूल में लिखी होंगी, रूल में जाके वो बीमारियाँ देखनी पड़ेंगी। कुछ स्पेसिफाइड डिसीज होती हैं, उन बीमारियों के इलाज के लिए अगर एसएससी खुद के इलाज के लिए या अपने डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए खर्च कर रहा है तो 40,000 रुपये तक की छूट क्लेम की जा सकती है इन केस ऑफ द एसएससी और द डिसेबल्ड और द डिसीज, जो डिसीज वो है, क्या नाम लेते हैं, मेंबर उसका रिलेटिव, वो दोनों के दोनों 60 साल से कम है तो। लेकिन अगर किसी की भी एज 60 साल से ज़्यादा है तो ये डिडक्शन 1 लाख रुपए तक चली जाएगी फॉर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। 60 साल और 80 साल, सीनियर सिटीजन 60 साल वाले होते हैं, 60 साल उससे ज़्यादा, सुपर सीनियर 80 साल और उससे ज़्यादा। अगर एसएससी खुद या एसएससी के डिपेंडेंट रिलेटिव कोई 60 साल या से ज़्यादा या 80 साल से ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन है, तो ये डिडक्शन असेसमेंट ईयर 19-20 से 1 लाख रुपए हो गई है। क्लियर है? पहले वाले में 40,000 में सब लोग 60 साल से कम थे ना, इस वाले में 60 साल से ज़्यादा के हो गए, एसएससी हिमसेल्फ और डिपेंडेंट रिलेटिव। ठीक है, किसी भी सीनियर सिटीजन का अगर आप इलाज करा रहे हो बट ही मस्ट बी रिलेटिव, है ना, किसी का भी नहीं कि आप बोलो मैंने पड़ोसी का करा दिया तो 80DD भी नहीं मिलेगा, रिलेटिव होना चाहिए आपका। रिलेटिव की डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी हुई है, तो अगर रिलेटिव की डेफिनेशन से देखोगे तो आप वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा उनमें से अगर वो रिलेटिव डेफिनेशन में कवर है तो आप, और वो सीनियर सिटीजन है तो उनके इलाज पे किया गया खर्चा और ₹1 लाख विच एवर इज लोअर। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे बेस है, आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्रूफ करने पड़ेंगे, मैंने इतने इलाज पे खर्च करे हैं। बैंक ट्रांजेक्शन ही मांगे और क्या प्रूफ कैसे करोगे? कैश वो खुद करवा लिया और हम कहते हैं कि हम कैसे, मतलब तो जैसे ही खुद ने करवा लिया इलाज, हाँ जो भी अच्छा सी हम मिस्टर एक्स ने अपना करा लिया, जो पेशेंट है, जो भी हाँ, हम कहते हैं कि हमने कराया, नहीं ऐसे नहीं चलेगा ना, बैंक बैंक नहीं ऐसे नहीं चलेगा। पेमेंट तो प्रूफ, देखो बोनाफाइड होनी चाहिए। ये आप अगर इनकम टैक्स ये प्रूफ करने में साबित हो गया कि खर्चा उस बीमार आदमी ने खुद कराया है और क्लेम ये मिस्टर एक्स ले रहा है तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो फंस जाओगे। बोनाफाइड होनी चाहिए, एक्सपेंडिचर आपके अकाउंट से पे होना चाहिए ना, तभी तो प्रूफ कर पाओगे। कल को प्रूफ कैसे कराओगे? सी फॉर रीइंबर्समेंट क्लेम, एनी रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस बाय एन इंश्योरेंस और एम्प्लॉयर शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द क्वांटम ऑफ द डिडक्शन। मान लीजिए किसी एसएससी ने अपने या डिपेंडेंट रिलेटिव के ट्रीटमेंट में 80DD के अंदर 50,000 रुपये का खर्चा करा, क्लियर है, 50,000 रुपये का खर्चा करा और वो दोनों के दोनों लोग 60 साल से कम थे, मिस्टर एक्स या उसका रिलेटिव जिसका भी इलाज करा है, दोनों की एज 60 साल से कम थी, खर्चा करा है 50,000 रुपये, जिसमें से 20,000 रुपये उसकी कंपनी ने उसे रिफंड कर दिए, तो आप कितना पैसा क्लेम कर सकता है वो? सर 30,000। मिस्टर एक्स ने स्पेसिफाइड डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेंस इनकर करा, 50,000 रुपये का एक्सपेंस करा, एक्सपेंसेस पेड फॉर स्पेसिफाइड डिसीज अंडर सेक्शन 80DD बट अमाउंट क्लेम्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, कंपनी ने दे दिया, चल ठीक है अच्छा एम्प्लॉय है तो कोई बात नहीं, अपने पे जो 50,000 तेरे खर्च हो गए तो 20,000 रुपये हमसे ले ले, 20,000 रुपये कंपनी ने उसे रीइंबर्स कर दिए, तो अब वो 80DD में कितना एक्सपेंस क्लेम कर सकता है रिडक्शन? 40,000 मैक्सिमम थी अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं तो, है ना। लो एज 40 साल, इसकी एज 40 साल है, अब बताओ 40,000 रुपये की डिडक्शन ले सकता था तो कितने की लेगा अब? कुलदीप कितना? 30,000, क्योंकि उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है? 50,000। 30,000, 20 तो उसने क्लेम नहीं कर लिया, सॉरी, हाँ सॉरी सर। उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखा जाएगा ना,
20,000 तो कंपनी ने उसे रिफंड ही कर दिया, अब वो दो जगह से डिडक्शन को लेगा। उसके 50 खर्च हुए थे, 20,000 कंपनी ने वापस कर दिया उसे, तो एक्चुअल में कितने खर्च हुए उसके? 30,000। तो डिडक्शन भी 80DD में कितनी मिल पाएगा? 40 से ज़्यादा तो नहीं ले सकता ना, 40 से ज़्यादा तो नहीं ले सकता। क्या चीज़? डिडक्शन जिस उसने 40 से ज़्यादा 40 से ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन खर्चा 50,000 हुआ था, ऐसे सुनो 40 क्रॉस कर ले। यहाँ पे, अरे खर्चा तो कितना भी करे, डिडक्शन यहाँ पे लो, उसके 60,000 रुपये खर्च हुए और 20,000 रुपये कंपनी ने रिफंड कर दिए। अब उसके पास एक्चुअल खर्चा कितना? 40,000। तो 80DD में डिडक्शन कितनी मिलेगी? 40,000। ठीक है, उसका एक्चुअल खर्चा 70,000, कंपनी ने 20,000 रिफंड करे, नेट खर्चा 50,000। 80DD में डिडक्शन कितनी मिल पाएगी? 40 की मिल पाएगी। यहाँ पे कितनी मिल पाएगी? 30 ही मिलेगी ना, यही तो कह रहा हूँ। क्लियर हो गया ना? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर देखो 40 से ज़्यादा तो किसी भी हालत में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मान लीजिए 40 से ज़्यादा क्यों नहीं मिली, जैसे यहाँ 50 था तो 40, तो यहाँ पे 40 पे रोक दिया ना हमने 80DD। 80DD की मैक्सिमम रिडक्शन 40,000 है। अगर उसे कहीं से क्लेम मिल जाए, कहीं से रिफंड आ जाए, तो उसका भाई आप ये मान के चलो ना, उसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो कम हो गया ना। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं बाहर चली गई थी, थोड़ा डोर में। देखो मिस्टर एक्स ने एक केस में 50,000 रुपये खर्च करे, कंपनी ने 20,000 रुपये, उसके एम्प्लॉयर ने या इंश्योरेंस कंपनी ने, किसी ने भी उसको 20,000 रिफंड कर दिए, तो नेट एक्सपेंस आउटवर्ड कितना है उसका? 30,000 का। तो 80DD में डिडक्शन कितनी ले पाएगा? 80DD में 30,000। केस 2 में 60,000 रुपये खर्च करे, 20,000 रुपये उसे रिफंड मिल गए, तो नेट एक्सपेंस कितना? 40,000। 80DD में डिडक्शन अवेलेबल कितनी है उसके लिए? केवल 40,000। केस 3 में 70,000 रुपये का खर्चा, 20,000 रुपये कंपनी ने रिफंड करे, नेट आउटफ्लो उसका 50,000। तो 80DD में खर्चा कितना ले सकता है? 40,000, है ना? यही मैं कह रहा था आपको। अब देखो, अब कुछ ऐसी डिडक्शन है जो है तो चैप्टर 6A के अंदर, लेकिन वो इनकम बेस्ड डिडक्शन है। अभी तक आप जितनी भी डिडक्शन पढ़ के आए हो, 80C, 80CCC, 80CCD और क्या नाम लेते हैं 80D, जितनी भी आप पढ़ के आए, उसमें आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि आपकी इनकम कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, बस वो स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए, यही तो पूछा था कि वो इनकम स्पेशल इनकम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो 80, ये जो इनकम डिडक्शन हम पढ़ रहे हैं अलग से, ये डिडक्शन वो हैं अगर इससे रिलेटेड इनकम आपके GTI में है तो आपको ये वाली डिडक्शन मिलेगी। अगर आपकी GTI में ये वाली इनकम नहीं है तो इनकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। जिसमें से सबसे पहला है 80TTA, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। अगर आपके पास GTI में, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पे सैलरी थी 2 लाख रुपए, बाकी सारा कैपिटल गेन था, तो क्या 80TTA की डिडक्शन मिलेगी उसे? फिर से सुन लो, फिर से सुनते हैं, फिर से बोलता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल लिया था, 2 लाख रुपए की सैलरी थी, 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए का 2 तरह का कैपिटल गेन था, टोटल इनकम थी 10 लाख रुपए। तो 10 लाख में से 80C तो 1.5 लाख रुपए की मिल रही थी उसे, क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए उसकी नॉर्मल इनकम है। क्या उसे 80TTA की डिडक्शन मिल सकती है? 80TTA की डिडक्शन नहीं मिल सकती, बिकॉज दिस डिडक्शन इज इनकम बेस्ड डिडक्शन। क्या उसकी GTI में इंटरेस्ट इनकम थी? वहां पे नहीं थी, सैलरी और कैपिटल गेन ही था। तो अगर इंटरेस्ट इनकम नहीं है तो 80TTA की डिडक्शन 80TDB की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द इनकम बेस्ड डिडक्शन। इनकम बेस्ड डिडक्शन यानी कि अगर आपके पास कोई सर्टेन इनकम आपका GTI का पार्ट है तो ये डिडक्शन मिलेगी, अगर GTI का पार्ट नहीं है तो ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया है एंड द एसएससी इज बिलो द 60 ईयर ऑफ द एज, एसएससी की एज 60 साल से कम होनी चाहिए, तभी उसे 80TTA की डिडक्शन मिलेगी। और 80TTA की मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपये है। अगर आपको सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आया 12,000 रुपये का, तो यू कैन क्लेम अ डिडक्शन ऑफ ₹10,000 अंडर सेक्शन 80TTA इन केस ऑफ द एसएससी इज बिलो द 60 ईयर। अगर एसएससी 60 साल से कम का है तो आप 10,000 रुपये की डिडक्शन 80TTA से ले सकते हो। वो इंटरेस्ट आना चाहिए सेविंग अकाउंट से, ध्यान रखना FD का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, कोऑपरेटिव बैंक का सेविंग अकाउंट, कोई भी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट होना चाहिए। इसमें FD का इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक?